हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कल हमने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 जो है फेडरलिज्म, उसके हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे। वो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चन ज़्यादातर तो 3 मार्क्स में आते हैं। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में भी आ सकते हैं। और कंटिन्यू मैंने देखा है बच्चों कि जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं वो सीबीएसई का हो या आरबीएसई का हो, पिछले प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें तकरीबन हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ज़रूर आता है। और पीछे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 1 मार्क दिए हैं उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें भी जो है ये कंटिन्यू हर एक साल सीबीएसई और आरबीएसई में इसका 1 नंबर वाला आया है। तो मैं जो आपको समझा रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इसको अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं जो मेरे ये वीडियो बनाती हूँ काफ़ी रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ हर एक जगह से, आपका एनसीईआरटी का पूरा बुक पढ़ती हूँ, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखती हूँ, फिर उसके बाद ये मेरा वीडियो बनाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है बच्चों, तो इसलिए आप प्लीज़ पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो जिससे मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चों ने ऐसा किया है और मैं आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ हैज़ फेडरलिज्म बीन स्ट्रेंथ इन इंडिया? भारत में संघवाद कैसे मजबूत हुआ है? तो इसका उत्तर है बच्चों लेजिस्लेटिव स्टेट्स। क्या हुआ है इसमें? भाषाई राज्य। भाषाई राज्य से मतलब है बच्चों अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्य, स्टेट बने हैं। आफ्टर 1947 स्टेट मेड ऑन लैंग्वेज बेसिस। अब 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हो गया, तो तब जो राज्य बनाए गए वो भाषा के हिसाब से बनाए गए। अब जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, सब मतलब उसके भाषा, पंजाब में पंजाबी बोलेंगे, हरियाणा में हरियाणवी बोलेंगे, गुजरात में गुजराती बोलेंगे, बंगाल में बंगाली बोलेंगे, राजस्थान में मारवाड़ी। तो वो जगह के हिसाब से बनाए गए। तो इससे क्या हुआ? दिस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, पीछे भी बताया बच्चों, टकराव। इससे क्या हुआ? संघर्ष, टकराना कम हो गया, क्योंकि हर एक राज्य में उनकी अपनी भाषा थी। समझ में आया बच्चों? अब इसका नंबर 2 पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। 74 अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, उसमें लोकल बॉडीज जो थी, लोकल गवर्नमेंट, उसको पावर दे दी गई थी। पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लोग बाग जो थे वो सीधे तौर पर उसमें भाग लेते थे। फिर उसके बाद है कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चों गठबंधन सरकार। आफ्टर 1990 सेंटर नीड्स सपोर्ट ऑफ स्टेट पार्टी। अब 1990 के बाद जो केंद्र सरकार होती थी उसको अपनी पार्टी बनाने के लिए एक बहुमत की आवश्यकता होती थी। सो सेंटर रिस्पेक्ट स्टेट मोर। तो इसीलिए उसने, केंद्र ने राज्यों का सम्मान करना शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि 1990 के बाद जब केंद्र के पास पूरा बहुमत नहीं होता था तो वो राज्य सरकारों से जो जीते हुए लोग होते थे उनको साथ में मिलाकर गठबंधन सरकार बनाते थे। समझ में आया बच्चों? इसके 3 पॉइंट क्या हैं? लेजिस्लेटिव स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन,
कोलिएशन गवर्नमेंट। तो ये अच्छे से करिएगा बच्चों। ये आपके 5 मार्क्स 4 मार्क्स में भी अगर आ जाता है और आप इतना अगर लिख देते हैं तो आपके 3-3.5 नंबर तो पक्के आ जाएंगे। उसमें आप 5 नंबर वाले में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है 300 वर्ड तक। तो अगर आप इतना भी लिखते हैं और वो प्रॉपर आपकी लैंग्वेज सही होती है तो 3-3.5 नंबर आपके आ सकते हैं। फिर देन उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ पंचायत राज। अब पंचायत राज के कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्या है बच्चों पंचायत राज की 3 विशेषताएं? 3 टियर सिस्टम, 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायत राज की। ये पीछे भी पढ़ा है बच्चों, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहला क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। इन सब में क्या किया गया है बच्चों, काम का बंटवारा कर दिया है सब में। फिर उसके बाद है बच्चों रेगुलर इलेक्शन, लगातार नियमित चुनाव होते हैं। इलेक्शन एवरी 5 ईयर बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर 5 साल में जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो चुनाव करवाता है। उसके बाद है बच्चों रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन, औरतों को कितना रिजर्वेशन है, 1/3 और 33% औरतों के लिए 1/3 सीट रिजर्व है, और या 33%, कुछ भी मान लो आप। तो उसमें से भी SC और ST जो हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलता है, कि मतलब जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनको, अब आप ले लीजिए, आरक्षण मिलेगा। समझ में आया बच्चों? अब उसके बाद है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जस्टिफाई विद 3 पॉइंट्स। भारत एक संघीय देश है, 3 लाइनों में 3 पॉइंट्स में आपको बताने हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पावर्स आर क्लियरली रिटन एंड डिवाइड। नंबर 1, तो हमारा जो संविधान है वो लिखित है, सारा कुछ इसमें अच्छे से क्लियरली लिखा गया है और उनको बांटा गया है। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। कैसे? 3 लिस्ट बनाई गई हैं, 3 सूची बनाई गई हैं। यूनियन मतलब केंद्रीय, स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, कॉनकरेंट समवर्ती सूची। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो क्या है बच्चों, जो भी झगड़े का निपटारा होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, लिखित संविधान है, सभी शक्तियां स्पष्ट रूप से लिखी और आपस में बटी हुई हैं। शक्ति का विभाजन, अब 3 सूचियां हैं उसमें केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। नंबर 3 है स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के जो भी विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, संघीय और एकात्मक व्यवस्था में अंतर बताइए। तो इसमें नंबर 1 है पावर डिवाइडेड। जो फेडरल सिस्टम है उसमें शक्तियां बटी हुई हैं, और यूनिटरी सिस्टम जो है ऑल पावर्स विद सेंटर, सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास हैं। समझना बच्चों, फेडरल में शक्तियां बटी हुई हैं
और यूनिटरी में सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो संविधान है वो सर्वोच्च, सबसे ऊपर है, और जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम, उसमें संसद सर्वोच्च है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फेडरल के इंडिया और यूनिटरी का है श्रीलंका। समझे बच्चों? फेडरल में पावर डिवाइड है और यूनिटरी में पावर सेंट्रल के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सुप्रीम है, और यूनिटरी में पार्लियामेंट सुप्रीम है। फेडरल का सिस्टम का एग्जाम्पल इंडिया और यूनिटरी का श्रीलंका। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट? स्थानीय सरकार का महत्व क्या है? पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। अब स्थानीय सरकार होती है तो लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लोग अपनी समस्याएं खुद से सुलझाते हैं। सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इशू, सॉल्व एट लोकल लेवल। अब जो स्थानीय समस्या का समाधान होता है वो स्थानीय स्तर पर ही हल हो जाता है। अब जैसे पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, ये सारी जो समस्याएं हैं वो लोकल लेवल पे ही हल हो जाती हैं। उसको हम जो है, अगर लोकल गवर्नमेंट जो होती है जो इसमें इनिशिएटिव लेती है और इसको हल करती है। उसके आगे है ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी। पीपल लीव डेमोक्रेसी बाय पार्टिसिपेटिंग। लोकतंत्र का प्रशिक्षण, लोक भागीदारी से लोकतंत्र सीखते हैं। अब क्या होता है, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो भागीदारी से वो लोग इसको सीखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड श्रीलंका फेस सिविल वॉर? श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ? ये मैंने आपको चैप्टर समझाया था, तभी आपको बताया था कि वहां पर जो है सिंहला जनसंख्या जो थी वो मेजॉरिटी थी और तमिल जो थे वो बहुत 14% ही थे। तो इस कारण से उनका युद्ध हुआ, ये गृह युद्ध जो 20 साल तक चला। तो नंबर 1 है यूनिटरी सिस्टम, ऑल पावर्स विद सिंहला मेजॉरिटी, तमिल इग्नोर्ड। क्या हुआ इसमें, सारी जो पावर्स थी, सारी जो शक्तियां थी वो सिंगला बहुसंख्यकों को दे दी गई। तमिल जो थे उनको अनदेखी की गई, उनको कुछ दिया नहीं गया। लैंग्वेज पॉलिसी, ओनली सिंहला मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहला जो थी उसको आधिकारिक भाषा बनाया गया, तमिलों को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दी गई। फिर उसके बाद है मेजोरिटीनिज्म, मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड माइनॉरिटी। अब क्या हुआ, सिंहला बोलने वाले बहुत लोग थे, कम्युनिटी किसकी थी ज्यादा? मेजोरिटी सिंहला बोलने वालों की। तो माइनॉरिटी में कौन थे? तमिल। तो उन अल्पसंख्यकों जो समुदाय थे उसको बहुसंख्यक समुदाय जो थे उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो तमिल थे उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया जो कि 20 साल तक चला। 20 साल तक क्या, अभी भी चल रहा है। तमिल लोग अपने लिए अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं। नए समूह की स्थापना भी हो गई। एलटीटी जो आतंकवादी संगठन बोलते हैं उनको नक्सलिस्ट बोलते हैं, तो उसकी स्थापना भी हो गई। उसके बाद है बच्चों, हाउ डिड क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथ फेडरलिज्म? भाषाई राज्यों के निर्माण में संघवाद को कैसे मजबूत किया? कल्चर रिकॉग्नाइजेशन, पीपल गेट रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड कल्चर।
अब जो सांस्कृतिक मान्यता थी, अब लोगों को भाषा और संस्कृति का सम्मान मिला। लोग बाग एक दूसरे की भाषा की रेस्पेक्ट करने लग गए। उनके जो कल्चर थे, वो लोग जो तीज त्योहार, उनकी जो कल्चर ट्रेडिशन होता था, उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए। फिर है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट एंड देन संघर्ष कम हुआ और अलग राज्य की मांग खत्म हुई। अब सबको अलग अलग राज्य मिल गए। पंजाब वाले को पंजाब मिल गया, हरियाणा को हरियाणा मिल गया, राजस्थान मिल गया, गुजरात मिल गया, बंगाल मिल गया। तो अलग राज्य की मांग खत्म हो गई, क्योंकि जो राज्य के हिसाब से भाषा थी। उसके बाद है यूनिटी इज डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर स्टे टुगेदर इन वन कंट्री। क्या हुआ इससे बच्चों? एकता, जो अलग अलग संस्कृति होते हुए भी हमारे देश में सभी एक साथ रहने लग गए। अब कोई जैसे दूसरे देश का है, उसके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती, पर वो आप लोगों के साथ मिलकर दिवाली को एंजॉय करता है। कोई एक राज्य का इंसान है, वहाँ पे होली नहीं मनती है, तो वो आप लोगों के साथ मिलकर होली मनाता है। अब यहीं देखिए, भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इससे ही पता चलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मॉस्क भी जाते हैं। बहुत से जो मोमडन, सिख, ईसाई होते हैं, वो हमारे मंदिरों में भी आते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों? राइट 3 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब इसमें आपको ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताने हैं। वाटर सप्लाई, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज। वो जलापूर्ति कराती है, गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराती है, पानी के कनेक्शन पहुंचाती है, जगह जगह टंकियां लगाती है पानी के, पीने के पानी की। फिर है रोड्स एंड लाइट, बिल्ड एंड मेंटेन विलेज रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स। क्या करती है वो? गांव में सड़कों का निर्माण कराती है, स्ट्रीट लाइट लगाती है, और सड़क और लाइटों की मरम्मत का काम भी ग्राम पंचायत ही करती है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर इंडिया एंड बेल्जियम। भारत और बेल्जियम की तुलना कीजिए। सिमिलरली बोथ आर फेडरल कंट्रीज, पावर आर डिवाइडेड। दोनों ही फेडरल कंट्री हैं जिनकी शक्तियां बटी हुई हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? इंडिया जो है, सेंट्रल इज स्ट्रॉन्ग देन स्टेट। इसमें जो केंद्र है वो राज्य से ज़्यादा मजबूत है। और बेल्जियम में स्टेट्स आर इक्वल टू सेंटर, स्टेट हैव मोर पावर। बेल्जियम में जो इस राज्य है वो केंद्र से ज़्यादा मजबूत है, राज्यों के पास अधिक शक्तियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की विशेषताएं बताइए। डिवीजन ऑफ पावर, पावर्स डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्या है? दोनों जो पावर हैं उसका बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड रिजिड। हमारा जो संविधान है वो लिखित है, और लिखित के साथ साथ वो कठोर भी है, उसमें कुछ बदलाव इतनी जल्दी संभव नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सॉल्व डिस्प्यूट्स। जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका जो सारे विवाद होते हैं, सारे झगड़े होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसको सुलझाने का काम करते हैं। तो बच्चों, ये 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई और आरबीएसई में आए हैं, 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, उसको कवर करेंगे। तो बच्चों, पढ़ते रहिए,
पढ़ाई से ही जीवन सफल होता है। इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाइए, पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वहीं से आपको आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी कि आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं। 11th में आपको क्या लेना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में भी दो हैं, साइंस बायो या साइंस मैथ्स, तो वो आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेडिंग क्या आ रही है, इसमें कितने परसेंटेज आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों मैं यही बोलूँगी आपसे बार बार कि मेहनत कीजिए। मेहनत अगर आप करेंगे तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और मैं बोलती हूँ बच्चों कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उन लोगों के साथ तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।